साथियों का यस हिंदी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह क्लास, जो कि वन लाइनर पर आधारित है, आपकी तैयारी में बहुत सहायक सिद्ध होने वाली है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से तथ्य हैं। वैसे हम आपको बताना चाहेंगे कि आज की यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यूपी, टीजीटी, पीजीटी परीक्षा की तैयारी सन्निकट है। इस दृष्टि से आप इसको ध्यान से देखिएगा और यह आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होने वाली है। तो आइए देखें। सबसे पहला तथ्य है कि अमृतलाल नागर का उपन्यास मानस का हंस, जिसका रचनाकाल जो 1972 ईस्वी में है, ये तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित, इसके गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है। ये पूछता है कि बार बार किसके जीवन पर आधारित है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है ये। और क्या है ये? एक जीवनी परक उपन्यास है। ये बार बार क्वेश्चन एग्जाम में बनता रहता है, तो इसलिए आप इसको भी देखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है खंजन नयन। क्या है? खंजन नयन, जो कि जिसका रचनाकाल 1981 ईस्वी है, ये सूरदास जी के जीवन पर आधारित एक जीवनी परक उपन्यास है। ये भी अमृतलाल नागर का, दोनों ही ये जीवनी परक उपन्यास हैं। ये बार बार पूछता रहता है, तो इसलिए आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़िएगा। और आप कहीं से यदि हो सके तो आपके पास तो नोट्स भी करिएगा। तो तीसरा तथ्य आइए देखते हैं। अमृतलाल नागर कृत उपन्यास नाचों बहुत गोपाल। क्या है? नाचों बहुत गोपाल किस पर आधारित है? ये जिसका रचनाकाल 1978 ईस्वी है, ये भंगी समाज की व्यथा का इसमें चित्रण किया गया है। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या कि अमृतलाल नागर के उपन्यास नाचों बहुत गोपाल में भंगी समाज की व्यथा का चित्रण किया गया है, जिसका रचनाकाल 1978 ईस्वी है। आप इसको भी ध्यान दीजिएगा। और साथियों, यस हिंदी क्लासेस ये महत्वपूर्ण एक यूट्यूब का चैनल है, जिसमें मात्र हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित उन समस्त प्रतियोगी छात्रों के लिए है जो हिंदी साहित्य के इतिहास से अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगला तथ्य ये देखते हैं। इसमें क्या है? रामनरेश त्रिपाठी की रचना कविता कौमुदी। रामनरेश त्रिपाठी की रचना कविता कौमुदी, जिसका रचनाकाल 1927 ईस्वी है, कि इसके 8 भाग हैं। कितने हैं? वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 8 भाग हैं, जिसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत के लोकगीतों का संकलन किया गया है। ये रामनरेश त्रिपाठी जी की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। आप इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन ये बार बार बनता रहता है, इसलिए आप इसको नज़रअंदाज मत करिएगा। ये पूछता रहता है किसके लोकगीतों का जो है कवि ने जा कर के इकट्ठा किया, गाँव के गलियों में झाड़ी में बैठ करके कवि ने जो है इनके लोकगीतों को जो है सुन करके फिर रचना की है। तो इसलिए मैंने आपको इस तथ्य से अवगत कराना चाहा है। इसमें कोई भी ऐसे तथ्य नहीं है जो एग्ज़ाम से जो है संबंधित ना हो, जो भी बहुत महत्वपूर्ण हो। सारी तथ्य जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको विशेष रूप से ध्यान, क्योंकि परीक्षा सन्निकट है, आप देखिएगा। अगला तथ्य है कि नाथूराम शर्मा शंकर, ये भी बहुत आवश्यक कवि है। कि नाथूराम शर्मा शंकर की रचना गर्भरंडा रहस्य, कौन सी रचना का नाम है? 5वें हैं ये, गर्भरंडा रहस्य में विधवाओं की दयनीय स्थिति एवं देव मंदिरों में होने वाले अनाचारों का हास्य व्यंग्य शैली में, किस शैली में? हास्य व्यंग्य शैली में वर्णन किया गया है। फिर से आप इसको सुन लीजिए। नाथूराम शर्मा की रचना गर्भरंडा रहस्य, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बार बार पूछता रहता है। में विधवाओं की दयनीय स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति एवं देव मंदिरों में होने वाले अनाचारों का हास्य व्यंग्य शैली में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट अगला तथ्य है कि लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव नामक रचना में बिहारी को देव की तुलना में श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास किया है। ये भी क्वेश्चन बनता रहता है, तो इसलिए आप इसको जो है इसको भी देखिएगा। अगला है नेक्स्ट जो है तथ्य, चार घोंघे। चार घोंघे धूमिल के एक व्यंग्य निबंध है एक व्यंग्य निबंध है, जिसमें नेहरू कालीन राजनीति पर व्यंग्य किया गया है। धूमिल चूँकि बहुत ही आवश्यक कवि हैं, और इसलिए आप इनके जो कविता है
आप इसको अवश्य पढ़िएगा। उसमें है ना कि संसद तेल की वह कहानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है, ऐसी उनकी अनेक महत्वपूर्ण कविताएं हैं। उनकी कविताएं भी व्याख्या के लिए आती रहती हैं, तो आप उसको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। धूमिल सुदामा प्रसाद पांडे जी धूमिल महत्वपूर्ण कवि हैं, तो वहाँ से भी क्वेश्चन उठ सकता है। अगला है तथ्य कि नए इलाके में क्या है, नए इलाके में, ये देखिए नए इलाके में, या अरुण कमल का, किसका, अरुण कमल का एक प्रमुख काव्य संग्रह है जिस पर 1998 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित यह रचना है। आप इस नए इलाके में याद किसका है, अरुण कमल का है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट तथ्य है कि यशपाल का उपन्यास अमिता, जिसका रचना 1956 ईस्वी में है, एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिसमें कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का चित्रण किया गया है। अगले तथ्य की बात करें तो इसमें देखते हैं ये क्या है, अप्सरा का श्राप, जो जिसका रचनाकाल 1965 ईस्वी में है। यह एक पौराणिक उपन्यास है जिसमें यशपाल ने शकुंतला एवं दुष्यंत के प्रेम कथा का चित्रण किया हुआ है, जिसमें किसका वर्णन मिलता है, अप्सरा का श्राप में शकुंतला एवं दुष्यंत के प्रेम का चित्रण किया गया है, जिसके माता का नाम मेनका है। आप वो भी सब आप ये सब तथ्य जानते हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अगला तथ्य है नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है। तो खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति जो है किससे हुई, सौसेनी अपभ्रंश से ही हुई है। ये क्वेश्चन ये भी बनता रहता है कि खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, तो किससे हुई है, तो आपको बताना सौसेनी अपभ्रंश से, क्योंकि सौसेनी अपभ्रंश के कितने रूप हैं, 7 रूप हैं। नेक्स्ट तथ्य की बात करते हैं कि प्रारंभिक हिंदी यानी उत्तरी अपभ्रंश को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम, बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्य है साथियों। आप इसको ध्यान से याद कर लीजिएगा, या कहीं आवश्यक हो तो आप समझिएगा तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इसमें हम वही तथ्य शामिल किए हैं जो बहुत ही परीक्षा के को ध्यान में देख करके हमने ये सारे तथ्य बनाए हैं। तो इसलिए आप इसको जो है कहीं पे यदि संभव हो तो लिख लीजिएगा, अन्यथा आप 2-3 बार इसको पढ़ लीजिएगा तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि पढ़ने से चीज़ें याद हो जाती हैं। तो क्या है इसमें कि किसने, फिर से आप एक बार देख लीजिए इसको, कि प्रारंभिक हिंदी यानी उत्तरी अपभ्रंश को विद्वानों ने क्या कहा है। तो इसमें हैं सबसे पहले हैं विद्यापति ने क्या कहा, देसिल बैना कहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने क्या कहा है, इसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है, तो इसे प्राकृताभास हिंदी कहा है। और अब्दुल रहमान जी ने क्या कहा है, तो इन्होंने अवहट्ठ कहा है। ये बहुत ही आवश्यक तत्व है, ये इसमें से क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं कि प्रारंभिक हिंदी को विभिन्न विद्वानों ने क्या नाम दिया है। तो देसिल बैना विद्यापति ने कहा, पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा, और प्राकृताभास हिंदी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, और अवहट्ठ किसने कहा, तो अब्दुल रहमान ने कहा। इसको हो सकता है आप अपनी कोई एक ट्रिक के माध्यम से याद करिएगा तो ये बहुत संभव होगा, आपको जल्दी याद हो जाएगा। कुछ न कुछ ट्रिक तो आपको बनानी ही पड़ेगी अगर रचना को याद करना है, समझना है और एग्ज़ाम में फाइट करना है, तो इसमें कोई ट्रिक आपकी अपनी अलग से अवश्य होनी चाहिए। अगले तथ्य की बात करें तो इसमें जो है क्या है कि भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी की रचना जफरनामा, जिसका रचनाकाल 1424 ईस्वी है, में मिलता है। बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण तथ्य परीक्षा की दृष्टि से साथियों। क्या है कि भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, क्वेश्चन आ जाएगा कि भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आंसर रहेगा जफरनामा या और कोई रचना। तो आप इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो इसमें है शरफुद्दीन यजदी की रचना जफरनामा, जिसका रचनाकाल 1424 ईस्वी में मिलता है। अगले तथ्य की बात करें तो अमीर खुसरो, क्योंकि आदिकाल के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। पहलियाँ मुकरियाँ, गज़लें, दो सखुने और ये सारी चीज़ें, तबला, संगीत, तो वादक, सितार आदि के जन्मदाता भी माने जाते हैं आदिकाल के कवियों में। तो अमीर खुसरो ने हिंदी को हिंदवी कहा है। क्या कहा है, अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा है, तो हिंदवी कहा है। बहुत ही आवश्यक है, जिसमें जितने भी तथ्य हैं साथियों, ये सब परीक्षा को ध्यान में रख करके ही हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। अब आगे देखते हैं
तो अमीर खुसरो ने हिंदी को क्या कहा है? हिंदवी कहा है, याद रखिएगा इसको। और खड़ी अगला ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि खड़ी बोली का नामकरण या किसने क्या कहा खड़ी बोली को, बहुत ही आवश्यक है, आप ये भी ध्यान दीजिएगा। साथियों, ये मेरे चैनल का नाम है यस हिंदी क्लासेस। आप इस पर आपको जो भी क्लासेस, जो भी तथ्य, जो भी टॉपिक रखेंगे, हमारा प्रयास यही होगा कि वो आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध हो, क्योंकि आप परीक्षा में फाइट करना चाहते हैं, हमें इस बात का ध्यान है। तो इसलिए हम वही तथ्य देंगे आपको कि जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हों, जिसको आप जो तथ्य पा करके आप वो क्वेश्चन परीक्षा हाल में आपके सामने से प्राप्त हों और आप उसको सही कर पाएँ। तो इसी है। तो यस हिंदी क्लासेस ये बहुत ही हिंदी साहित्य के प्रतियोगियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, यूट्यूब चैनल है। तो आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और लाइक भी करिएगा, जिससे आपको समय समय पर क्लासेस की जानकारी मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो आइए देखें खड़ी बोली का नामकरण या किसने क्या कहा। तो लल्लू लाल ने क्या कहा? लल्लू लाल ने खड़ी बोली कहा। रामचंद्र शुक्ल व राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? कौरवी कहा। गिलक्राइस्ट ने क्या कहा? क्या? गिलक्राइस्ट, ये टकसाली भाषा कहा इन्होंने। और सुनीत कुमार चटर्जी ने क्या कहा? तो जनपदीय भाषा। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, क्योंकि आजकल बहुत हाईलाइट वाले कवि नहीं आ रहे हैं, उसके साइड से कवि को क्वेश्चन में स्थान दिया जा रहा है, प्रश्न पत्र में स्थान दिया जा रहा है। तो सुनीत कुमार चटर्जी क्या कहे? जनपदीय भाषा खड़ी बोली को। गिलक्राइस्ट टकसाली, रामचंद्र शुक्ल व राहुल सांकृत्यायन ये कौरवी उन्होंने कहा। तो और लल्लू लाल खड़ी बोली। और अगला तथ्य की यदि अगले तथ्य की बात करें तो इसमें है कि खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, चंद छंद वर्णन की महिमा, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने रख रहे हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा मानी जाती है, जिसके रचनाकार गंग कवि हैं। कौन है? गंग कवि। तो गंग कवि को आपको पता है कि नूरजहाँ ने हाथी से कुचलवा दिया था, तो उनको जो है हाथी से कुचलवाए जाने पर गंग कवि ने क्या कहा था कि कभी न भड़ुआ रण चढ़े, कभी न बाजी बम, सादर सभाई प्रणाम करी, विदा होत कवि गंग। बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी कवि हैं, तो इसलिए आप इनको भी ध्यान दीजिएगा। इनको नूरजहाँ ने हाथी से कुचलवा दिया था, बहुत ही अपने समय के योग्य कवि थे। अगला तथ्य है कि परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ है। परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना भाषा योग वशिष्ठ है, भाषा योग वशिष्ठ से याद कर लीजिए। इसका रचनाकाल 1741 ईस्वी में पूछ लिया था क्वेश्चन, जिसके रचनाकार राम प्रसाद निरंजनी हैं। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा को ध्यान में रख कर के हमने तैयार किए हैं। और यस हिंदी क्लासेस नामक चैनल यूट्यूब का जो है ये आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाला है। इस पर जितने भी तथ्य हम रखेंगे, हमारा प्रयास होगा कि आपके जीवन को बेहतर करे और हिंदी साहित्य की जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास से जो भी संबंधित तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ये सब उनके लिए लाभकारी सारे तथ्य इस चैनल से प्राप्त होता रहे। तो आइए अगला तथ्य देखें। ये भी तथ्य देख लीजिए। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना तो चंद छंद वर्णन की महिमा, इसके रचनाकार कौन है? गंग कवि। जैसा कि मैंने कहा, परिमार्जित खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो भाषा योग वशिष्ठ है, जिसका रचनाकाल 1741 ईस्वी है। जिसके रचनाकाल कौन है? तो राम प्रसाद निरंजनी। हम तो फिर से इसको कह दे रहे हैं कि महत्वपूर्ण रचना, ये सब तथ्य हैं। अगले तथ्य की बात करें तो तमस चूँकि आप जानते हैं कि भीष्म साहिनी जी का है, यह भीष्म जिसका रचनाकाल 1972 ईस्वी में है। इसके रचनाकार कौन है? भीष्म साहिनी। पूछ लेता है क्या यह एक प्रमुख उपन्यास है जिसका कथानक 2 खंडों में विभाजित है, जिसमें 1947 के पंजाब परिवेश एवं देश के विभाजन का चित्रण है। ये आप तथ्य याद करिएगा। और अर्थात तमस को साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अच्छा, तमस उपन्यास के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय का एक महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, इसको आप भूलिएगा मत जो है। इसीलिए मैंने इस कथन को आपके सामने रखने का प्रयास किया है कि तो डॉक्टर गोपाल राय तमस उपन्यास के संदर्भ में क्या कहे हैं कि वो यही कहे हैं कि तमस उस अंधकार का द्योतक है जो आदमी की इंसानियत और संवेदना को ढक लेता है और उसे हैवान बना देता है। बहुत ही आवश्यक तथ्य है। किसका है? डॉक्टर गोपाल राय का है ये कथन। किस उपन्यास के संदर्भ में? तो तमस उपन्यास के संदर्भ में। तमस उपन्यास भीष्म साहिनी जी का एक प्रमुख उपन्यास है। अगला तथ्य
देखते हैं, हिंदी में कहानी विधा का आगमन किससे हुआ? तो संस्कृत साहित्य से माना जाता है। हिंदी में कहानी विधा का आगमन किससे हुआ? तो संस्कृत साहित्य से माना जाता है। तो आप इसको भी याद करिएगा। नेक्स्ट है, अगला कथन देखते हैं कि यशपाल का उपन्यास कौन सा? यशपाल का उपन्यास झूठा सच 2 खंडों में विभाजित है। ये क्वेश्चन बार बार बनता रहता है। 2 खंडों में विभाजित है ये। इसके प्रथम खंड का प्रकाशन यानी प्रथम भाग का प्रकाशन 1958 ईस्वी है इसका रचना काल। इसके प्रथम भाग में इसमें लाहौर के भोला पांडे की गली में रहने वाले परिवारों एवं सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण किया गया है। कहाँ के प्रथम भाग में कहाँ का चित्रण है? लाहौर के भोला पांडे की गली में रहने वाले परिवारों एवं उसमें सांप्रदायिक उन्माद का चित्रण किया गया है। तो प्रथम भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1958 ईस्वी। याद रखिएगा, समय पूछ लेता है कि सन प्रथम भाग का या तमस उपन्यास कितने भागों में विभाजित है? तो 2। और तमस उपन्यास के द्वितीय भाग का प्रकाशन कब है? द्वितीय भाग का प्रकाशन 1960 ईस्वी में। आप देखिएगा, तो इसमें क्या इसकी कहानी है कि इसके द्वितीय भाग की कथा का केंद्र जलंधर प्लस दिल्ली है, जिसमें देश के निर्माण में नेताओं की चूक व भ्रष्टाचार व मध्य वर्ग की पीड़ा का चित्रण किया गया है। इसका आप रचना काल याद करिएगा कि इसको प्रथम भाग प्रकाशन 1958 ईस्वी में और द्वितीय भाग प्रकाशन 1960 ईस्वी में। तमस उपन्यास इसका है तो यशपाल का है। यह कितने भागों में है? तो 2 भागों में। प्रथम भाग पर 1958 और द्वितीय भाग 1960। अब आगे देखते हैं कि इसमें यशपाल तमस उपन्यास के बारे में यशपाल जी का एक महत्वपूर्ण कथन है। हमने इस कथन को भी शामिल किया है, इसलिए कि आप इसे देखेंगे और देख करके लिख लीजिएगा, फिर 2-1 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो क्या है, यशपाल जी क्या कहते हैं तमस उपन्यास के बारे में? कि देश का भविष्य मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में, किसके? मुट्ठी भर नेताओं के हाथ में नहीं है, वह वास्तविक रूप से जनता के हाथ में है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, आप इसको ज़रूर देखिएगा। और अगला तथ्य है कि कितने पाकिस्तान, जिसका समय 2000 ईस्वी है इसका रचना काल। कमलेश्वर का देश के विभाजन पर आधारित कितने पाकिस्तान किस पर आधारित है इसका कथानक? तो देश के विभाजन पर आधारित है। एक प्रमुख उपन्यास है जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से 2003 में सम्मानित भी किया गया है। आप इसको भी देखिएगा। और आगे देखते हैं 22वां कि आधा गांव, ये 1966 ईस्वी की रचना है। राही मासूम रजा का महत्वपूर्ण एक ये भी उपन्यास है जो कि देश के विभाजन पर आधारित है, जिसमें उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से 22 मील दूर बसे गंगोली नामक गांव के शिया मुसलमानों की कहानी का चित्रण किया गया है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला तथ्य है कहानी को, अब देखिए कि ये भी मैंने आपके सामने रखने गए थे, भी आप जानते होंगे या ना जानते होंगे, मुझे उम्मीद ज़रूर है कि आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी आप इसे एक बार ज़रूर सुन लीजिएगा और लिख लीजिएगा कहीं पे। इसमें क्या है कि कहानी को विद्वानों द्वारा दिया गया नाम, यानी अनेक विद्वानों ने कहानी को क्या कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल आख्यायिका, कहानी को क्या कहें शुक्ल जी? आख्यायिका। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहानी क्या कहा है? गल्प या काल्पनिक घटना। 2 चीज़ें कहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी गल्प या काल्पनिक घटना, मुंशी प्रेमचंद गल्प या कहानी कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहा कहानी को? तो आख्यायिका कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है? कहानी को गल्प या काल्पनिक घटना कहा है। और मुंशी प्रेमचंद जी ने क्या कहा है? गल्प या कहानी कहा है। आप इसको भी एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अगला तथ्य है कि समानांतर कहानी, बार बार प्रश्न आता रहता है, चाहे बीपीएससी, चाहे केबीएस, चाहे एनबीएस, या यूपी टीजीटी, पीजीटी या कहीं भी जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधित जिसके भी सिलेबस में लगा हुआ है तो क्वेश्चन बार बार बनते रहते हैं। तो समानांतर कहानी के जनक कौन हैं? कमलेश्वर हैं। समानांतर यानी 2 बराबर कहानी एक साथ जिस कहानी में चलें, तो उसके जनक कौन है? कमलेश्वर। और सचेतन कहानी के जनक कौन हैं? तो डॉक्टर महीप सिंह हैं। आप इसको याद रखिएगा। सचेतन कहानी के जनक कौन है? महीप सिंह हैं। और सक्रिय कहानी के जनक कौन है? राकेश वत्स हैं। सक्रिय कहानी के जनक कौन है? राकेश वत्स हैं। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती, जिसका रचना काल 1900 ईस्वी में है। इंदुमती याद रखिएगा, जिसका रचना काल 1900 ईस्वी में यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, बार बार हमेशा एग्जाम में बनी रहती, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये इंदुमती जिसका रचना काल 1900 ईस्वी है, जिसके ये कहानीकार किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं, जो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी।
आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब इसके संबंध में कुछ और देखते, क्योंकि ये हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, तो विशेष में हम लोग देखते हैं कि ये आधुनिक कहानी, आधुनिक शोध के अनुसार माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, एक टोकरी भर मिट्टी, किसके रचनाकार माधवराव सप्रे। आधुनिक शोध के अनुसार माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जिसका रचनाकाल 1901 ईस्वी है, ध्यान दीजिएगा। यह हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है। आधुनिक शोध के अनुसार जब ऑप्शन में आवे, जब प्रश्न आवे कि आधुनिक शोध के अनुसार हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो वहाँ पे आपको टिक करना है एक टोकरी भर मिट्टी किसी कहानी माधवराव सप्रे की कब प्रकाशित हुई, 1901 ईस्वी में। किस पत्रिका में, तो छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसमें क्या है, इस एक टोकरी भर मिट्टी में इसका कथानक क्या है, तो इसमें एक सामंती सोच एवं एक महिला के साहस का चित्रण किया गया है। वो एक महिला, एक जमींदार के सामने, घर के सामने एक महिला, बूढ़ी महिला का घर होता और उसके कोई होता नहीं, तो वो चाहता है कि इसका सब कुछ हमें ये प्राप्त हो जाए, तो इसलिए जो है इसमें तो उसी का चित्रण किया गया है। अगला तथ्य देखते हैं कि हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला राजेंद्र बाला घोष हैं, राजेंद्र बाला घोष हैं। तो इनको भी देखते हैं। इनकी प्रमुख कहानियाँ हैं दुलाई वाली, यह हास्यरस प्रधान कहानी है, चंद्रदेव से मेरी बातें और कुंभ में छोटी बहू, अन्य इनकी कहानियाँ मानी जाती हैं। अगला देखते हैं, क्योंकि बंग महिला की कहानी संग्रह का नाम है कुसुम, जिसका रचनाकाल 1912 ईस्वी में है। और अगले तथ्य की बात करें तो क्या है, अगले तथ्य की बात करें तो इसमें क्या है कि चंद्रशेखर शर्मा गुलेर की प्रमुख कहानियाँ कौन कौन सी हैं, तो इसमें सुखमय जीवन 1911 ईस्वी भारत में पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। बुद्धू का कांटा 1912 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था 1915 ईस्वी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अतः अब उसने कहा था, चूँकि महत्वपूर्ण कहानी है, ये भी देखते हैं कि ये क्या है। उसने कहा था हिंदी की प्रथम महत्वपूर्ण कहानी है ये प्रथम हिंदी की प्रथम पूर्व दीप्त शैली कौन सी है, पूर्व दीप्त शैली में ये आधारित कहानी है, जिसे फ्लैशबैक के नाम से भी जाना जाता है, जो विश्व युद्ध पर आधारित कहानी, जिसके प्रमुख पात्र लाहना सिंह हैं एवं सुबेदारनी है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अतः यह कहानी प्रेम के गंभीर भावों जैसे परस्पर विश्वास, समर्पण, त्याग और वचन की प्रतिबद्धता पर आधारित है। और अंत में हिंदी कहानी के प्रमुख 6 तत्व होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है कितने तत्व होते हैं, तो 6 तत्व होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं देख लेते हैं। कथानक या कथावस्तु, पात्र अथवा चित्रण, देश काल अथवा वातावरण, कथोपकथन अथवा संवाद, भाषा शैली और उद्देश्य। तो साथियों, आज की क्लास बस यहीं तक। आप इसको पढ़िएगा, सुनिएगा, ये आपकी परीक्षा में सहायक सिद्ध होंगे। तो हम अगली क्लास में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।